अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गए सब? अभी याद दिला देते। अब तो आना पड़ेगा 5 मिनट में। अब एक्चुअली दे डोंट हैव एनी चॉइस। अच्छा जी, लास्ट क्लास में बेसिकली हमने एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और एजेंट क्या होते हैं, एजेंट की टाइप्स क्या क्या होती हैं और एजेंट डिज़ाइन करने से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और उसके बाद हमने मतलब जिस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है उसको पीस कहते हैं, PEAS। पी फॉर परफॉर्मेंस, E for actuators, E for environment, A for actuators, and S for sensors. Then after
वी डिस्कस्ड एनवायरनमेंट। एजेंट जिस एनवायरनमेंट में काम करता है वो कितनी तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहला एनवायरनमेंट था फुली वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। अगर एनवायरनमेंट की तमाम स्टेट पे, पूरे स्टेट्स पे एक्सेस है वाया सेंसर्स, तो वी कैन से दैट द एनवायरनमेंट इज बेसिकली फुली ऑब्जर्वेबल। और अगर फुली, डेफिनेटली अगर फुली स्टेट ऑफ द स्टेट पे बेसिकली एक्सेस नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये पार्शियल है। उसके बाद डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। डिटरमिनिस्टिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है कि करंट स्टेट पे खड़े होके जो एक्शन परफॉर्म करेंगे उससे नेक्स्ट स्टेट कंप्लीटली डिटरमाइन हो रही हो, तो ये कहलाता है डिटरमिनिस्टिक, अदरवाइज स्टोकास्टिक। फिर हमारे पास तीसरी कैटेगरी थी एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। तो एपिसोडिक में क्या था? एपिसोडिक में बेसिकली ये था कि एपिसोड की डेफिनेशन ये थी कि अ सिंगल पेयर ऑफ परसेप्शन इन एक्शन, मतलब एजेंट ने कुछ परसीव किया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इन एपिसोड। तो एपिसोडिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इसमें एपिसोड आपस में इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एक एपिसोड का दूसरे एपिसोड से, ना पास्ट वाले से ना फ्यूचर वाले से कोई भी ताल्लुक नहीं होता, ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। बट सिक्वेंशियल एनवायरनमेंट क्या होता है? जहां आपस में एपिसोड्स कनेक्टेड होते हैं, मतलब आपका करंट एपिसोड जो है वो फ्यूचर के एपिसोड्स पे असरअंदाज हो सकता है। जितने भी गेम्स होते हैं जहां पर आपने स्टेप्स करके जीतना होता है या कोई ऐसा गोल जो आपको अचीव करना हो, तो वहां ज्यादातर सिक्वेंशियल इन्वायरमेंट होता है। लाइक चेस हो गया, ड्रॉप हो गया, टैक्सी ड्राइविंग हो गया, क्रॉस, बहुत सारे गेम्स हैं, ठीक है, वो ज्यादातर क्या होते हैं आपके सीक्वेंशियल होते हैं। फिर आपने पढ़ा स्टैटिक, वो एनवायरनमेंट जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है वो कहलाता है डायनामिक। सेमी डायनामिक वो होता है कि जिसमें एजेंट की परफॉर्मेंस जिस एनवायरनमेंट को चेंज करे। डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस, जहां आपके पास लेवल्स बने हुए हों कि भाई इन इन लेवल्स पे ही आपको अलाउ है, तो यू कैन से द एनवायरनमेंट डिस्क्रीट, अदरवाइज कंटिन्यूस एनवायरनमेंट होता है। सिंगल वर्सेस मल्टी एजेंट, वो एनवायरनमेंट जिसमें सिर्फ एक एजेंट अलाउ है वो सिंगल एजेंट कहलाता है। वो एनवायरनमेंट जिसमें एक से ज्यादा एजेंट्स अलाउ हैं वो कहलाता है मल्टी एजेंट। और मल्टी एजेंट के अंदर भी दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। पहली कैटेगरी कहलाती है कोऑपरेटिव, दूसरी कहलाती है कॉम्पिटिटिव। नाम से पता चल रहा होगा कि कॉम्पिटिटिव क्या है, एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करते हैं। कोऑपरेटिव क्या है कि वो एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। तो ये एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। गेम्स होते हैं जहाँ 2 प्लेयर गेम्स होते हैं, आप 1 वर्सेस 1 खेल रहे होते हैं, तो वो एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव होते हैं। जहाँ आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो एनवायरनमेंट कोऑपरेटिव होते हैं। नोन वर्सेस अननोन, इट्स नॉट अबाउट द एनवायरनमेंट, एजेंट्स की नॉलेज के बारे में है बेसिकली। एजेंट को एनवायरनमेंट की नॉलेज है अगर, तो वो नोन एनवायरनमेंट है। अगर एजेंट को एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं है तो अननोन है। कुछ गेम्स हम ऐसे खेलते हैं जिसमें हमें सब कुछ पता होता है। लाइक आसान गेम की बात कर लेते हैं, चेस खेलना है तो पूरे बोर्ड का नॉलेज पता है, तो ये नॉन एनवायरनमेंट कहलाएगा। लेकिन पबजी खेलते हैं, कोई इस तरह का गेम खेलते हैं जिसमें हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है, तो वो एनवायरनमेंट क्या कहलाता है? अननोन एनवायरनमेंट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। और फिर हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट्स में, मतलब जो मॉडल है वो 4 तरह के होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट में हमने कहा था आपसे कि एजेंट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? आर्किटेक्चर होता है, उसके अंदर एक प्रोग्राम होता है। आर्किटेक्चर क्या है? बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस लाइक सेंसर्स प्लस एक्चुएटर्स, दोनों चीजें मिला के ना आपका आर्किटेक्चर बनता है। मतलब जो आप ये आसान अल्फाज में कह लें कि अगर हार्डवेयर एजेंट है तो हार्डवेयर का जो पार्ट है वो कहलाता है आपका आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर में भी होता है, सॉफ्टवेयर में भी वो चीज है जिस जो आपको इनपुट लेने में और आपको आउटपुट देने में हेल्प कर रही है, वो आर्किटेक्चर में आ जाएंगी। बट एजेंट का प्रोग्राम क्या है? सम फंक्शन दैट इम्प्लीमेंट्स द जॉब एजेंट मैपिंग, मतलब एजेंट की जो जॉब है, एआई का जो पार्ट है मेन, वो कहलाता है एजेंट प्रोग्राम। हम इसको डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, और उसके बाद हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे।
इनपुट मैं आपको लास्ट क्लास में ये बता चुका हूँ कि एजेंट प्रोग्राम का जो इनपुट होता है वो करंट ओनली द करंट परसिव्ड, और एजेंट फंक्शन का जो इनपुट होता है वो इंटायर कंप्लीट हिस्ट्री, जिसे आप परसिव्ड सीक्वेंस कहते हैं, वो होता है। और डेफिनेटली द फॉर एजेंट फंक्शन द एजेंट मस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ देम, जो अब तक का उसने परसीव किया है वो उसे याद होना चाहिए। ये सारी बातें हो चुकी है, मैं अपने कंक्लूजन पे आ रहा हूँ कि ये हमने देख लिया था सब कुछ। ये 4 मॉडल है, हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज देखिए, अब यहाँ समझने की जरूरत है, ये चारों मॉडल्स हैं, ये आप ये कह लें कि लेवल्स हैं, एआई के लेवल्स हैं। आप अगर आप सिंपल लेवल बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बना लें, आप थोड़ा एडवांस बनाना चाह रहे हैं तो मॉडल बेस्ड हो जाएगा, और थोड़ा गोल बेस्ड हो जाएगा, यूटिलिटी। तो ये क्या है हम एक एक करके समझ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास। आगे बढ़े, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा जी, सबसे पहला है, नाम से पता चल रहा है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अभी क्या है सर? बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं बताया अभी, मैं तो अब इनको बता रहा हूँ, मैंने तो अभी आपको कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। मैं इनको बता रहा हूँ अभी। लास्ट क्लास में तो मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया था, ये डिटेल टॉपिक है, देखें सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हर चीज का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल में। नाम से पता चल रहा है कि बड़ा सिंपल है, इट यूजेस जस्ट कंडीशन एक्शन रूल्स। मतलब क्या हुआ कि सर देखें, कंडीशन एक्शन रूल्स तो सारे मॉडल यूज करते होंगे, ये क्या करता है, ये सिंपल इफ एल्स पे काम करता है। मतलब इसको आप तमाम पॉसिबिलिटीज बता दें जितनी है। मैं आपसे ये डिबेट नहीं कर रहा यहाँ पर कि सर ये अच्छा है या बुरा है, प्लीज मेक इट क्लियर कि मैं यहाँ ये डिबेट नहीं करना चाह रहा आपसे कि ये अच्छा है बुरा। आपने इंप्लीमेंट करना है करें, अगर आपको लगता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा नहीं है तो नहीं करें, अगर आपको लगे सर ये मसला होगा वो मसला होगा तो आप दूसरा मॉडल यूज कर लें। ये सिंपल है, ये कहता है कि द रूल्स आर लाइक द फॉर्म इफ देन। एफिशिएंट है, क्यों एफिशिएंट है? जो कंडीशन अकर हो रही होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन होगा, बट हैव नैरो रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी। मतलब क्या है कि भाई आपने, इस सवाल का जवाब तो हम पहले भी दे चुके हैं, बिकॉज नॉलेज समटाइम्स कैन नॉट बी स्टेटेड एक्सप्लिसिटली। मतलब इस लाइन का मतलब यह है कि कितनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इस सवाल का जवाब फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है। नॉलेज का मतलब ये है कि जो कंडीशन है, तो आप कहें कि सर अगर मैं एक वैक्यूम क्लीनर हूँ, सर अगर मैं ए पर हूँ तो बी पर चले जाऊँ, बी पर हूँ तो सी पर चले जाऊँ, सी पर तो डी पर चले जाऊँ, डी पर तो है, या मैं अगर लेफ्ट पर हूँ तो राइट पर चले जाऊँ, राइट। तो इतने जितने भी कंडीशंस हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन बताने पड़ेंगे आपको। एक्शंस तो आपके लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन जो है वो अनलिमिटेड हो सकती है। एक्शंस क्या होते हैं? लेफ्ट राइट, सब कर लो, नो ऑपरेशन। एज फार एज वैक्यूम क्लीनर इज कंसर्न, 4 तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं, कि आप लेफ्ट पे चले जाओ या राइट पे चले जाओ, आप आगे पीछे भी कर लो, सही है। 4 एक्शन ये हो गए, और सक और नो ऑपरेशन। ये कभी कभी अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, बट इनके लिए मिनिमम आप ये कह सकते हैं कि अगर एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल होना तो ये बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। मतलब फर्ज करें कि मैं अगर टिक टेक टो खेल रहा हूँ और जितनी स्टेट्स हैं उन सबके इनपुट दे दूँ, और जितनी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो तमाम मैं इनपुट पे दे दूँ, और बता दूँ कि भाई अगर ये सूरत हाल हो तो ये काम कर लेना, ये सूरत याद है ना आपको कि पिछली क्लास में मैं क्या बात की थी? 9 फैक्टोरियल, कितनी स्टेट बन सकती है टिक टेक टो में, रिमेंबर? तो फर्ज कर लिए 9 फैक्टोरियल स्टेट्स की कॉरेस्पॉन्डिंग मैं बता दूं कि अगर ये स्टेट और मेरी बारी हो तो ये कर लेना, ये स्टेट हो मेरी बारी हो तो ये कर लेना। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर लूं तो बेसिकली एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल है। क्यों? क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट के कंप्लीट स्टेट पे अबूर हासिल है। ऐसा ही है ना? सही कह रहा हूँ गलत? ये एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल है, और मैंने ये 9 फैक्टोरियल एक टेबल बनाया, और उस टेबल में हर स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन बता दिया। एक्शन रिपीट हो रहे होंगे क्योंकि अप डाउन लेफ्ट राइट ही एक्शन होते हैं, तो एक्शन रिपीट हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये टेबल अगर मैं बना लूं तो फिर मेरा काम पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट हमने ये पहले ही बात कर ली है कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम
फंस सकते हैं। तो ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का एक सूडोकोड एल्गोरिथम टाइप लिखा हुआ है कि वो ही आप पहले बता चुका हूँ आपको। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, आप सवाल का जवाब सोचें जरा, क्या ये फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट के अलावा किसी और एनवायरनमेंट पे काम करेगा? देखिए अजमल, मैंने लास्ट क्लास में ये बात की थी कि हम सब एग्जाम में पास हो गए, बट हमारे लेवल्स होते हैं, कोई बहुत ज्यादा नंबर लेके पास हो रहा होता है, कोई कम नंबर लेके पास हो रहा होता है। उसी तरीके से एआई के भी लेवल्स हैं। हम लोग सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को अकेले नहीं लगाते, हम इसके साथ गोल बेस एजेंट इंसर्ट कर देते हैं या मॉडल बेस लगा लेते हैं, या आप थोड़ा समझ लेंगे तो आपको आएगा समझ में। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं। आपकी कोई बहुत ही माइनर लेवल की एप्लीकेशन हो तो उसमें आप इफ लगा दें, जो कि आप लगाते हैं इफ, ठीक है। फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में इसलिए लगाना चाहिए इसको कि आपके पास अगर फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट होगा तो आपके पास तमाम कंडीशंस आ सकती हैं। अगर आपके पास पार्शियली ऑब्जर्वेबल है तो आपके पास तमाम कंडीशंस नहीं आ सकती। ये देखिए आपने क्या किया, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट पर शिफ्ट इनपुट लिया और रिटर्न करना है एक्शन। ये स्टैटिक है, रूल्स है आपके पास। रूल्स क्या है? आ सेट ऑफ कंडीशन एक्शन, मतलब ये कोई टेबल को रेफर कर रहा है, टेबल को रेफर कर रहा है या कोई सिनेरियो को रेफर कर रहा है कि भाई ऐसा हो तो ऐसा कर लेना। स्टेट क्या है? आपने इनपुट पर शिफ्ट लिया और आपने अपनी करंट स्टेट को अपडेट कर लिया कि भाई पर शिफ्ट करने के बाद मेरी ये स्टेट बन रही है, जो भी है, ठीक है। रूल्स क्या है? आपने स्टेट को रूल से रूल मैच किया और रूल को रिटर्न करवा दिया, और एक्शन में क्या किया? रूल को यहाँ पर फंक्शन में रिटर्न करवा दिया। तो सिंपल है, बस आपने परसीव किया ऐसा हो रहा है, इफ उसका एक्शन ढूंढ लिया। फिर इफ आपको ये पता ही नहीं है इसके अंदर कि आप ये कर क्यों रहे हैं, समझ रहे हैं? आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि आप ये कर क्यों रहे हैं, ना आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है इन्वायरमेंट की, और जो आपके सामने है वही मौजूद है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन दो चीजों का ख्याल रखिएगा। मैं अगेन रिपीट ये कर रहा हूं कि आप यहाँ ये कॉन्फिडेंट नहीं लाइएगा अपने दिमाग में कि सर ऐसा क्यों है। मैं आपको सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट पढ़ा रहा हूँ, तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के अंदर ये होता है। हाँ, इट माइट बी पॉसिबल कि आप बोले सर ऐसा तो होना चाहिए था, इसमें नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट नहीं कहलाएगा, फिर वो कोई और एजेंट है। इज इट क्लियर? आपके पास एनवायरमेंट की एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, ना आपको ये पता है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, सही है। सामने जो दिख रहा है उसके कॉरेस्पॉन्ड एक्शन, मतलब मैंने गाड़ी का एक एल्गोरिथम लिखा है कि सामने अगर कुछ ना हो तो गाड़ी चलती रहे, सामने अगर दीवार आ जाए तो गाड़ी रुक जाए। भाई कब तक चलती रहे, कब तक रुकी रहे, इन सवालों के जवाब इसके अंदर नहीं होते। हल्का सा भी चेंज किया तो वो मॉडल की टाइप चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर? वैक्यूम क्लीनर याद कर लें, लेफ्ट पर हूं तो राइट पे आ जाऊं, राइट पे हूं तो लेफ्ट पे आ जाऊं, खराब है तो साफ कर दो, साफ है तो फिर नो ऑपरेशन। तो ये चलता रहेगा, आपको पता ही नहीं है कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार, अगर किसी के दिमाग में इतनी सी कंफ्यूजन है कि सर ये तो फिर गलत हो गया, ये गलत नहीं है, लेवल है एआई का, आप ना लगाएं, आप ना लगाएं, आप कुछ और लगा लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये अगर इसको समझने की कोशिश करें, यही है कि सेंसर जो है एनवायरनमेंट से परसीव करते हैं व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, मतलब जो मेरे सामने इस वक्त सूरत हाल है तो वो कैसी है, उसके अलावा मुझे कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है। और फिर सवाल का जवाब आता है कि व्हाट एक्शन शुड आई डू नो, तो वो यहाँ से कंडीशन एक्शन को एक्चुएटर से परफॉर्म करते, सिंपल सा है बिल्कुल, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखें, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट इन नेचर, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है स्मॉल तो एक्टिवेट कर दो स्नैप को, मतलब खा जाओ। इफ लार्ज मूव देन एक्टिवेट अवॉइड एंड इनहिबिट स्नैप, ठीक है। एल्स, मतलब सिंपल सा है भाई, करना क्यों है, क्यों नहीं करना है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। और डेफिनेटली नो ऑपरेशन तो इसलिए है कि हमें कंप्लीटनेस चाहिए, ताकि अगर इसके अलावा कुछ और हो तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सिंपल है बट वेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस है, बड़ी लिमिटेड इंटेलिजेंस है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट लूपिंग में आप फंस सकते हैं। आप सपोज करें कोई वैक्यूम क्लीनर जिसके अंदर सिर्फ दो ब्लॉक थे, ए और बी, तो क्या हो रहा था, अगर आप ब्लॉक ए में है और वो साफ है तो ब्लॉक बी में चले जाएंगे, ब्लॉक बी में है तो वो साफ है तो ए में चले जाएंगे। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि भाई आपने पहले क्या किया था तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप थोड़ा अपने रिजल्ट को बेहतर कर लें। ये देखें, सिलेक्ट एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसिव्ड इग्नोरिंग द रेस्ट ऑफ द परसिव्ड हिस्ट्री। ये देखें, थोड़ा सा याद कर लें ये वाली बात,
एल्गोरिथम में कहीं पर भी परसिस्ट सीक्वेंस नहीं है, इसका मतलब है इसको पुराना कुछ याद नहीं है। सिंपल, ऐसा होता है तो ये कर लो। क्लियर? तो इश्यूज हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ये देखें वैक्यूम क्लीनर एजेंट जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, इफ स्टेटस इज इक्वल टू डर्टी देन रिटर्न सब, एल्स इफ लोकेशन ए देन रिटर्न राइट, इफ लोकेशन बी देन रिटर्न लेफ्ट, ठीक है। तो इसके बाद जो थोड़ा मॉडल आता है वो आता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। कह रहे हैं कि फॉर द वर्ल्ड दैट इज पार्शियली ऑब्जर्वेबल, इसमें ना आप परसिप्ट हिस्ट्री को थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, मतलब इसमें ना आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है वर्ल्ड के बारे में। लेकिन अच्छा देखिए, जब आप कोई एक आप टॉपिक पढ़ रहे होते हैं जिसमें 4-5 कैटेगरीज होती हैं, तो आप कंपैरिजन करते हुए चल रहे होते हैं पुराने वाले से, ठीक है बेटा। तो यहाँ आप इसका पुराने वाले से कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन ये है कि इसके पास परसिप्ट हिस्ट्री होती है और आपके पास थोड़ी सी जिस एनवायरमेंट में आप काम कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। एक्स्ट्रा नॉलेज का मतलब क्या है कि उसमें और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या हो रहा है, वो तमाम आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज अगर है तो आप अपनी लेन को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई गाड़ी आ गई, आपके पास कोई दीवार आ गई, कुछ आ गया, आपकी गाड़ी देखें पहले वाले में आप गाड़ी चला रहे हैं, आप यहाँ खड़े हो गए, आपको कोई नॉलेज नहीं, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज ही नहीं है, सामने दीवार है, मुझे रुक जाना चाहिए। यह है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है कि सामने दीवार आ गई, मैं रुक गया, कोई और चीज आ गई, मैं रुक गया। अगर ये मॉडल बेस होता तो ये चला रहा है गाड़ी, सामने दीवार आ गई, इसके पास नॉलेज है कि यार लेफ्ट पे भी जा सकता हूँ, राइट पे भी जा सकता हूँ, और यहाँ भी जा सकता हूँ, और यहाँ भी जा सकता हूँ। इसके पास ये नॉलेज है कि मेरे पास 4 रास्ते और हैं, अगर ये रास्ता बंद हो तो क्या हुआ। अगेन यहाँ इसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ मॉडल बेस के अंदर। मतलब मुझे कब तक करना है, गाड़ी कब तक चलानी है, इसके बाद इस सवाल का जवाब नहीं है। हाँ, इसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये कर ही जा रहा है वो काम। ये देखें, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द एजेंट, हाउ द एजेंट एक्शंस अफेक्ट द वर्ल्ड। अगर मैं इधर जाऊंगा तो किधर जा रहा हूँ, मतलब इधर अगर मैं मेरे एक्शन से वर्ल्ड को कैसे इधर जा रहा हूँ तो किसी से टकरा तो नहीं रहा, इधर जा रहा हूँ, ये रास्ता क्लियर है, ये रास्ता क्लियर है, ये कहलाता है मॉडल बेस। अगर मैं इसकी डायग्राम दिखाऊं, ब्लॉक डायग्राम, तो वो ये देखें, गया, ये भी दिखाता हूँ, ये देखें व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, ये देखें। अब ये जो अपनी इसको देखें जरा गौर से, ये देखें व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, देयर इज नो परसेप्शन एक्स्ट्रा कि भाई आप जो है इसके अलावा कुछ सोचना चाह रहे नहीं, बस इस वक्त जो मेरे सामने वो क्या है, ये देखें, इसने परसीव किया, उसके बाद ये कह रहा है कि हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व, कि भाई दुनिया किस तरह से इवॉल्व है इस वक्त, मतलब आपके पास जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसके बिहाफ पे सोच रहा है ये बात, और मेरे एक्शन से क्या हो रहा है ये भी सोच रहा है। तो ये कुछ चीजें और मजीद सोचता है, तो ये मॉडल बेस कहलाता है आपके पास। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मॉडल बेस के अंदर ये नहीं सोचता कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। अब देखें परसिप्ट आ गया, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर आपके पास स्टेट, ये देखिए जैसे स्टेट आती है ये अपनी स्टेट को अपडेट करता है परसिप्ट के साथ, रूल को मैच करता है और अपनी करंट स्टेट को अपडेट कर लेता है एक्शन परफॉर्म करते कि भाई ये मतलब ये वाली जो लाइन है ना ये कहलाती है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है, परसिप्ट सीक्वेंस वाले कि पुराने परसिप्ट से अपने आप को अपडेट कर लिया कि अब मेरी स्टेट क्या हो गई, ठीक है। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि द एजेंट इज विद मेमोरी, कि पुरानी इसको नॉलेज याद है। तो इट माइट बी पॉसिबल ये अपनी मेमोरी यूज कर रहा है और उस मेमोरी को यूज करते हुए एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसको ये नहीं पता कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? और इस सवाल का जवाब आपके पास ये तीसरे एजेंट में होता है, जिस एजेंट का नाम क्या है, गोल बेस एजेंट। तो मेनली हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो दोनों एजेंट्स भी थे तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए ये काम का है, क्योंकि हम एआई बनाना चाह रहे हैं तो बना क्यों रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ गोल अचीव करना है। गोल का मतलब होता है जो आपको आंसर चाहिए, या एआई में गोल का मतलब ये होता है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं वो करना क्या चाह रहे हैं। मतलब मेरा गोल है इस रूम को साफ करना, तो तमाम ब्लॉक साफ हो। मेरा गोल है इस जगह पे पहुंचना, तो ये गोल हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर ना हमारे पास गोल बेस्ड एजेंट के अंदर उसका टारगेट ये होता है कि मुझे एक गोल चाहिए। अब उस गोल को अचीव करने के लिए लेफ्ट जाए राइट जाए, ये देखें, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी, दोबारा कंपैरिजन करते हैं। ये देखें, ये गाड़ी चल रही है, ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, रुक गया। ये गाड़ी चल रही है, ये मॉडल बेस है, उसने कहा भाई ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है और ये रास्ता भी है, ठीक है। तो मॉडल बेस एजेंट, इनको रास्तों को नाम देते हैं ए बी सी डी। ये ए बी सी और डी। तो मॉडल बेस एजेंट जो है ना वो कहीं भी चला जाएगा, ए बी सी डी में से कहीं भी चला जाएगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, क्यों करना है, बेसिकली करना क्या है ये तो पता, क्यों करना है ये नहीं पता, ए बी सी डी। लेकिन जो फर्ज करिए ये बी और ये डी, ये मेरे घर पे जाता है, तो मॉडल बेस चारों में से कोई भी चूज कर लेगा, लेकिन गोल बेस ये बोलेगा कि भाई ए तो मेरे काम का नहीं है ना सी है, तो बी या डी में से जो उसको समझ, मतलब जो उसको पहले मिल जाएगा वो उसको चूज कर लेगा। तो हो सकता है वो बी पे चला जाए, हो सकता है वो डी पे चला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा घर बी से करीब है या डी से करीब है, बस वो गोल तक पहुंचाने की कोशिश कर। इज इट क्लियर? तो मॉडल बेस के अंदर जो मेन फोकस है वो किस चीज पर है, सॉरी गोल बेस के अंदर मेन फोकस किस चीज पर है, आपके गोल पर। गोल मिल रहा है, ठीक है भाई, देर में मिल रहा है या जल्दी मिल रहा है, इससे कोई कंसर्न नहीं। क्लियर हो रही है बात? मतलब इसमें ना जब भी ये कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये एक्शन परफॉर्म करने के बाद भी ये सोच रहा होता है कि भाई अगर मैं ये एक्शन परफॉर्म करूंगा तो मेरी स्टेट क्या होगी, मतलब ये बाद वाला काम भी सोच रहा होता है, ठीक है। तो ये देखें, अगर इसकी ब्लॉक डायग्राम आप, तो आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। इसमें एक चीज और ऐड कर लें, ये देखें, what it will be like if I do action है, बाकी सारी चीजें सेम है, what it will be like if I do action है, मतलब ये सोचता है कि अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा आगे। इज इट क्लियर? अच्छा, ये भी लेस एफिशिएंट है, क्यों हुई? एफिशिएंसी का ताल्लुक किस चीज से होता है, आपकी, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, ठीक है ना। आप गोल मैं भी अचीव कर रहा हूँ, क्लास में पास हो रहा हूँ, आप भी अचीव कर रहे हैं, लेकिन आप एफिशिएंट हैं क्यों? क्योंकि आप नंबर ज्यादा ले रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल है, लेस एफिशिएंट होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है? कि एजेंट सेम ही रहता है, डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, डिफरेंट टास्क हो सकते हैं आपकी, फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब, जो आप फंस गए कि सर ये बेहतर आंसर क्यों नहीं लाके दे रहा, तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा यूटिलिटी, ठीक है। और फिर इन दी एंड हम यही बोलते हैं, चले यार गोल समझ में आ गया है, तो हमारा आखिरी टारगेट जो है वो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है, और हमारा मेन फोकस भी इसी पे होता है, क्योंकि हम सिर्फ आंसर को नहीं चाहते, हम ज़्यादातर प्रॉब्लम में ये चाह रहे होते हैं कि हमें आंसर बेहतर तरीके से मिले। क्लियर? कोई सवाल यहाँ तक? तो यूटिलिटी समझा रहा हूँ, यहाँ तक कोई सवाल है? ठीक है। तो टू जनरेट हाई क्वालिटी बिहेवियर, ठीक है, हाई क्वालिटी बिहेवियर चाहिए हमें। मतलब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ये भी सोच रहे हैं कि यार आंसर, मतलब मैं कितना, मेरे एक्शन से क्या हो रहा है और मैं कितना हैप्पी हूँ ये एक्शन परफॉर्म करने के बाद। मतलब हैप्पी का मतलब है मेरी यूटिलिटी, डिग्री ऑफ सक्सेस, हाउ सक्सेसफुल आई एम। ये देखें, इस सवाल का जवाब भी सोच रहा होता है, और डेफिनेटली ऐसा है, हाउ हैप्पी विल आई बी, आई विल बी इन सच ए स्टेट। मतलब हैप्पी का ताल्लुक किस चीज से? मेरी परफॉर्मेंस से, और मेरी परफॉर्मेंस का कोई ना कोई, जी, मेरी परफॉर्मेंस का कोई ना कोई ताल्लुक, कोई ना कोई मेजरमेंट होगी। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि आप जब कोई गोल्ड एजेंट डिजाइन करते हैं तो कोई ना कोई परफॉर्मेंस मेजर होता है, आप डिजाइन क्यों कर रहे हैं, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है जो उसकी डिग्री ऑफ सक्सेस को मेजर कर रहा होता है, किसकी? एजेंट की। तो ये इस सवाल का जवाब है कि भाई आप किस तरीके से काम कर पाए। आपके पास दो आंसर है, आप वही वाली मिसाल ले लेते हैं कि भाई ये चार रास्ते थे, एक दो तीन चार, तो गोल बेस एजेंट, और ये रास्ता मेरे घर पे जा रहा है और ये रास्ता मेरे घर पे जा रहा है, तो गोल बेस एजेंट किसी में भी चला जाएगा, लेकिन यूटिलिटी ये देखेगा कि भाई कौन सा रास्ता मेरे घर से करीब है, तो वो इस वाले को चूज करेगा क्योंकि ये करीब है। क्लियर हो रही है बात?
जाहिर सी बात है जब आप ये एक्शन डिजाइन करेंगे, एजेंट डिजाइन करेंगे, तो आपके पास कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा जो ये बता रहा होगा कि सर ये कैसे पता चला 2 है 3, यही तो प्रॉब्लम बात होगी ना। लेकिन हम तो अभी एजेंट्स की टाइप पढ़ रहे हैं। और एक आखिरी कैटेगरी होती है एजेंट्स की, वो कहलाती है लर्निंग एजेंट। लेकिन पहले आखिरी स्लाइड देख लें। यूटिलिटी हैज सेवरल एडवांटेजेस व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, ओनली सम ऑफ द गोल्स बट नॉट ऑल कैन बी अचीव। अच्छा, आपके पास ना समटाइम जैसा होता है बेटा कि एक प्रॉब्लम के अंदर आपके पास आंसर एक से ज्यादा जगह पे आ रहा होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा, फिर मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा अगर कर सकता है। समटाइम्स जो मुझे चीज चाहिए होती है, जिस चीज को मैं सर्च कर रहा होता हूँ, वो एक से ज्यादा जगह पे अवेलेबल होती है। मतलब मेरा गोल जो है सर्चिंग के दौरान जो मैं ढूंढ रहा हूँ, एजेंट जो ढूंढ रहा है, वो एक से ज्यादा जगह पे मौजूद है। ऐसा हो सकता है? हाँ, थोड़ा बताएंगे कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता। मेरा सवाल ये है कि जो चीज मुझे चाहिए, जो मेरा गोल है, वो मैं ये कह रहा हूँ कि एक से ज्यादा जगह पे भी हो सकता है। रास्ते तो दो हैं, रास्तों की बात नहीं कर रहा बेटा मैं। नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो गए। मैं रास्तों की बात नहीं कर रहा, मैं उस आंसर की बात कर रहा हूँ जो आंसर मुझे चाहिए। मेरे घर आने के 1000 रास्ते हैं, लेकिन मेरा घर तो एक ही है। मेरा सवाल ये है कि मेरा जो आंसर है वो एक से ज्यादा जगह पे हो सकता है। गोल वो है जो मुझे चाहिए, जो मुझे गोल चाहिए प्रॉब्लम के अंदर, क्या वो एक से ज्यादा जगह पे हो सकता है? एक से ज्यादा तरीकों से मिल तो सकता है, लेकिन क्या वो एक से ज्यादा जगह पे हो सकता है? जी फजील बताइए, तो बताइए। पॉसिबिलिटी है तो बताएं ना, कहां पर है, कौन सी एग्जाम्पल के अंदर है, यही तो पूछ रहा हूँ। चले एक काम करते हैं, मुझे बताएं टिक टैक टो के अंदर मैं कब जीतता हूँ? टिक टैक टो के अंदर मुझे कैसे पता चलेगा मैं जीत गया हूँ? जब आप लाइन से 3 टिक लगा लें, जब स्ट्रेट लाइन बन जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है मैं जीत जाऊंगा यहाँ पर। ऐसा ही ना? नो मैटर यहाँ पर क्या सूरत हाल हो, ऐसा ही है। लेकिन यार मैं ऐसे भी तो जीत सकता था, जीत सकता था ना ऐसे भी, ऐसे भी तो जीत सकता था। तो इसमें मेरा गोल क्या है? इसमें मेरा गोल क्या है? जीतना है ना। लेकिन क्या मैं एक से ज्यादा तरीके से जीत रहा हूँ? तो इसका मतलब है मेरा गोल जो है वो एक से ज्यादा तरह से है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि गोल तक जाने का रास्ता क्या है, फाइनल स्टेट जो है, जो गोल है मेरी, वो एक से ज्यादा तरीके की है। फर्स्ट करें मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, एजेंट, और आप मेरी गाड़ी में बैठते हैं और आप मुझे कहते हैं कि सर मुझे आप कहाँ ले जाए, सिटी कैंपस ले जाएं। तो बताएंगे सिटी कैंपस, पीएफ किट सिटी कैंपस कराची शहर में एक ही है या एक से ज्यादा है? जी तू बस सही कह रही है, एक ही है। इसका मतलब है अब इस जगह पे मेरा गोल एक ही है। अब मैं आपको शारा फैसल से लेके जाऊं, मैं आपको आया चंडीगढ़ रोड से लेके आऊं, मैं ड्रिक रोड, मतलब कहीं से भी लेके आऊं मैं आपको, लेकिन मेरा गोल एक ही है। यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब है इस प्रॉब्लम के अंदर गोल एक ही है। लेकिन फर्स्ट क्या, मेरी गाड़ी में बैठते हैं और मुझसे कहते हैं कि भाई हमें हमें आप पिज्जा मैक्स ले चलें। अब बताएं पिज्जा मैक्स कराची में कितने हैं? बहुत सारे हैं ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो कोई भी हो सकता है, कोई भी आउटलेट हो सकती है। तो कहीं भी आपने मुझे ये नहीं बोला कि सर ये स्पेसिफिक पे लेके जाना है, मैं आपको कहीं भी ले जाऊं, तो इसका मतलब मेरी कंडीशन एक से ज्यादा जगह पे ट्रू हो रही है। ऐसा ही है। तो इसका मतलब सम टाइम्स हमारे पास गोल्स एक से ज्यादा होते हैं,
एक ही प्रॉब्लम है, और समटाइम्स हमारे पास गोल एक ही होता है. इज इट क्लियर और नॉट? डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन, डिपेंड्स अपॉन द गोल. ठीक है, अब चेस खेल लें, चेस के अंदर गोल्ड एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपको जीतना है. आखिर की बोर्ड की सूरत हाल कुछ भी हो, आप जीत सकते हैं पता नहीं कितने तरीकों से. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, आगे बढ़े. टाइम क्या हो रहा है? 3 मिनट है. अच्छा जी, लर्निंग एजेंट क्या है? अब आपने एक डिजाइन कर लिया. टाइम रिमेनिंग क्या रहा था बेटा? ठीक है, आपने एक डिजाइन कर लिया एजेंट. अब एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, वंस एन एजेंट इज डन, we teach it by giving it sets of example, test it by using another set of example. मतलब हम अगर मेन बात करें, जो मैं आपको याद है ट्रेनिंग और टेस्टिंग की बात कर रहा था मशीन लर्निंग में, तो आपने जब एजेंट को डिजाइन कर लिया तो आप उसको सिखाएंगे एक सेट ऑफ एग्जाम्पल पे, और उसको टेस्ट करेंगे दूसरे सेट ऑफ एग्जाम्पल. जैसे अब एग्जाम में क्या होता है, आपको क्लास में पढ़ाया कुछ, एग्जाम में उससे डिफरेंट क्वेश्चन दे दिए गए, तो आपकी टेस्टिंग ऐसे होती है. अगर वही जो आपको पढ़ाया है वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसे चेक होगी? थोड़े मिलते जुलते, थोड़े डिफरेंट, थोड़े चेंजेस करके आपको टेस्ट किया जाता है. तो यही है जिंदगी का असूल है, कि जिस चीज पे आपको लर्निंग करवाई जा रही है, जिस चीज पे आपको लर्निंग करवाई जा रही है, एज इट इज वो नहीं देते हम आपको. ये देखें, वी टीच इट बाय गिविंग इट सेट ऑफ एग्जांपल, टेस्ट इट बाय यूजिंग अनदर सेट ऑफ एग्जांपल. ठीक है, और फिर इस तरह से अगर कर रहे हैं आप, तो ये कहलाता है लर्निंग एजेंट. लर्निंग एजेंट एक जनरल टर्म है, वो किसी में भी हो सकता है. ठीक है, बस ये है हमारे पास लर्निंग एजेंट. और अब आपके पास ये चैप्टर 2 खत्म हो गया. अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करनी है, ताकि चैप्टर 3 जब हम पढ़ रहे हो तो हमारे पास कुछ एप्लीकेशन हो जिनको यूज करके हम आपको समझा रहे हो अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ये चैप्टर 2 खत्म हो गया. कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. बिल्कुल होगा. कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज ये मीटिंग एंड हो रही है और आप लोग फौरन ज्वाइन कर रहे हैं.